एक जो बात जो अहम इसमें आ जाती, JCPOA जो कि हुँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा न्यूक्लियर डील था, या जिसको कि बाद में ट्रंप उससे वॉकआउट कर गए थे, और यूरोपियन यूनियन उसमें बहुत दिलचस्पी थी रखती थी, ताकि ईरान इनरिचमेंट ना कर सके और एटम बम ना बना सके। लेकिन हुँ। जब वो वॉकआउट कर गए तो वो रईसी साहब ही थे, जो कि प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे जी, जी। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और बिल्कुल, इतना ताकतवर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अभी रिपोर्ट में ये है, जो मुख्तलिफ लिटरेचर में मिलता है, कि ईरान ने एनरिचमेंट काफ़ी आगे बढ़ा ली, और जब चाहे वो अपना वेपन बना सकता है। तो बिल्कुल यही ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि दुनिया की आँखों में खटक रही है। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये यकीनन एक अफसोसनाक खबर आप तक भी पहुंची है। क्या कहेंगे सर इस हवाले से? इसके चंद ज़ाविये हैं, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो बहुत अफ़सोसनाक खबर है, और उससे ज़्यादा अफ़सोसनाक ये है कि अभी चंद दिनों पहले ही वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाई थी, और पाकिस्तान जी। की जो उससे कब थोड़ी-सी प्रॉब्लम हुई थी, वो बिल्कुल ठीक हो गई थी इब्राहिम रईसी साहब के अपने इनिशिएटिव पे। सबसे ताकतवर प्रेज़िडेंट ईरान में अब तक पिछले 8 प्रेज़िडेंट्स जो हुए हैं, उनमें सबसे ताकतवर प्रेज़िडेंट थे, इसलिए कि वो सुप्रीम लीडर के बहुत ही करीब थे। जी, जी। और दूसरी बात ये कि ईरान में वो एक स्कॉलर समझे जाते थे, और स्कॉलर थे वो जी। बेसिकली 15 साल की उम्र से वो कौम में उन्होंने तालीम हासिल की, सेमिनरी, जहाँ के रिलीजियस तालीम वगैरह हासिल की जाती है, तो उनकी कद्र मंजिलत थी अपने अल्ट्रा कंजर्वेटिव ग्रुप में, जो कि बहुत बड़ा ग्रुप है जिसने ईरान को कंट्रोल किया हुआ है। लेकिन अपोजिशन में, क्योंकि इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे उसके, वो अभी आज डेथ हुई है, तो उसके महरिकात में किसी और दिन। इस वक्त जरूरी ये है कि ये देखा जाए कि इसके खत्ते पे क्या असरात हो सकते हैं, ये राइट। देखा जाए कि ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या असरात हो सकते हैं, ये देखा जाए कि ईरान के इंटरनल पॉलिटिक्स के खत्ते पे क्या असरात हो जमील सकते हैं। तो अहमद खान एक-एक साहब, करके 2 तो मिनट। बताइएगा सर कि आलमी मंजरनामे पे बिलखसूस पहले अगर उसकी बात करते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स की भी डेफिनेटली इसके बाद बात करते हैं, तो पहले आलमी सतह पर क्या तब्दीलियाँ रोनुमा होते देखते हैं अब आप? कि आलमी और इलाकाई सतह पर तो आप देखें कि ईरान और इसराइल और बाकी खत्े के कुछ ममालिक, जिनके साथ ईरान की हमेशा कुछ ना कुछ चपलिश रही है, बल्कि इसराइल के साथ तो खुल्लम खुल्ला एक दुश्मनी रही है। और इसराइल ने, ये ईरान की अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक अगली बात करने लगा हूँ, कि ईरान ने इल्जाम लगाया था कि उनके फादर ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम, जी। जी, जी। जो फ़खरी साहब थे, उनको 2020 में 21 में असैसिनेट किया था इज़राइल ने, हुँ। और वो फ़ॉरेन मिनिस्टर उस ज़माने में जवाद साहब थे। उन्होंने खुद कहा अपने स्टेटमेंट कि इन्होंने हमारा आदमी असैसिनेट कर दिया। तो उसके अलावा आपने देखा 2-2 जर्नैल और कई सारे जर्नैल असैसिनेट जी, हुए, जी। और वो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया इज़राइल ने हुँ। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखें, तो एक जो बात जो अहम इसमें आ जाती, JCPOA जो कि हुँ। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, जो कि एक बहुत खूबसूरत सा न्यूक्लियर डील था, या जिसको कि बाद में ट्रंप उससे वॉकआउट कर गए थे, और यूरोपियन यूनियन उसमें बहुत दिलचस्पी थी रखती थी, ताकि ईरान इनरिचमेंट ना कर सके और एटम बम ना बना सके। लेकिन हुँ। जब वो वॉकआउट कर गए तो वो रईसी साहब ही थे, जो कि प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट वहाँ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, जैसे जी, जी। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और बिल्कुल, इतना ताकतवर हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, जो अभी रिपोर्ट में ये है, जो मुख्तलिफ लिटरेचर में मिलता है, कि ईरान ने एनरिचमेंट काफ़ी आगे बढ़ा ली, और जब चाहे वो अपना वेपन बना सकता है। तो बिल्कुल यही ऐसे ही है। सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी चीज़ है जो कि दुनिया की आँखों में खटक रही है। और हुँ। इसी की वजह से दुनिया ने कई ऐसे अटेम्प्ट किए हैं, जमील ख़ास साहब, तौर ये बात पर भी की जा रही थी कि ईरान में कुछ ही दिनों में इलेक्शंस होने वाले थे और उससे पहले इतना बड़ा हादसा पेश अगले आना। साल, जी। अगले बरस इलेक्शन होने थे, और उसमें यही उम्मीद थी कि इब्राहिम रईसी साहब, जो कि अल्ट्रा जी, कंजर्वेटिव जी। और बहुत ताकत, मैंने बताया, वो दोबारा इलेक्ट उन्होंने होना था। जो वहाँ के सर्वेज आ रहे थे, वो यही आ रहे थे कि उन्होंने दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्ट होना था। और मैंने आपको ये बताता चलूँ कि ईरान में अपनी विद इन एस्टैब्लिशमेंट, और हर जगह होता है ईरान में भी, और अपनी आबादी में भी एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस लोग, और एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस अपने ही एस्टैब्लिशमेंट के कुछ चपकलिश और कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, लेकिन एक ताकतवर प्रेसिडेंट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट के, जो कि रईसी साहब थे, उनकी वजह से वो सारी चीजें
मध्यम रही और कंट्रोल में रही। जब ऐसा ताकतवर शख्स चला जाए, उसकी जी, छतरी जी। चली जाए, तो उस वक़्त बहुत सारी दरारें जो हैं वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। न ऐसे ही सिर्फ़ है। सामने आना शुरू हो जाती हैं, बल्कि उनके मुखालिफ, यानी कि उन ममालिक के, जैसे ईरान के मुखालिफ जो हैं, वो इससे इस्तिफ़ादा भी हासिल करना चाहेंगे और चाहेंगे कि इसको और दवाम दी जाए, इसको और हवा दिया जाए। इब्राहिम रईसी की अगर बात की जाए, उनकी शख्सियत कैसी थी? नहीं, वो उनकी शख्सियत एक तो ये है कि वो डूअर कहलाते थे। जी। हर मामला, जो हर प्रोजेक्ट और हर काम जो वो होता था, उसको वो इंश्योर करते थे कि वो तमाम के तमाम उसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ, चाहे उसमें सख्ती करनी पड़े, नरमी करनी पड़े, हर हुँ। लिहाज से तो वो डूअर थे। आपको याद होगा कि जब अब प्रोसिक्यूशन हो रही थी बहुत सारे लोगों की, ख़ास तौर पे पॉलिटिकल ईरान में, तो ये प्रोसिक्यूशन में थे और प्रोसिक्यूशन में होने की वजह से उसमें ये डायरेक्ट उन फैसलों में असरअंदाज थे। तो सख्त गीर किस्म के, ज़ाहिर है अल्ट्रा कंज़र्वेटिव, तो सख्त गीर हुँ। किस्म की शख्सियत थी, लेकिन साथ-साथ स्कॉलर भी थे। साथ-साथ उनकी एक कद्र मंज़िलत एज़ एन स्कॉलर पूरे मुल्क में वो भी थी, और क्योंकि सेमिनरी में उन्होंने 15 साल से तालीम हासिल की, तो वो ज़ाहिर है उनकी एक ज़हनी नशो-नुमा उसी बिल्कुल तरीके से हुई जुमील है। अहमद खान साहब, और जैसे ईरान कि दरअसल अभी आपने बताया कि ईरान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का, उस पर चंद जो अहम ममालिक हैं, जो बड़ी ताकतें हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे और उस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई वो भी आपने हमारे नाज़रीन के साथ शेयर की हैं। और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं आयतुल्लाह ख़ामेनी, उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इब्राहिम राइसी के। उनका आप कह लें कि आशीर्वाद भी उनको हासिल था, तकरीबन एक जैसी पॉलिसी को वो टो करते हैं। तो ये कहिएगा कि अब इंटरनल पॉलिटिक्स पे उस तरह से कोई तब्दीलियाँ आती आप देखते हैं, क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामेनी तो वहीं पर मौजूद हैं? देखिए, वो तो हैं सुप्रीम, लेकिन उनके साथ एक इतना ताकतवर शख्स जब था, तो उस हुँ, वक़्त चीज़ें ज़्यादा कंट्रोल में थीं। अभी हुँ। दुश्मनों की, उनके ईरान की ख़्वाहिश ये होगी कि ये जो फ़ॉल्ट लाइन है, वो फ़ॉल्ट लाइन को थोड़ा-सा नुमायाँ किया जाए। याद रहे कि ईरान इल्ज़ाम लगाता रहा है चंद मुल्कों पर, पावरफुल ममालिक पर, कि वो ईरान के इंटरनल मामले को, ईरान के मॉडरेट्स को हवा दे रहे हैं, ताकि वो, आपने देखा होगा बड़े-बड़े जुलूस वगैरह निकले थे, जलसे जी, जी। निकले थे, तो ईरान ने ये ब्लेम किया था। तो जब इस किस्म की फ़ॉल्ट लाइन नुमायाँ हो जाए, इस किस्म का ताकतवर शख्स सीन से हट जाए, चला जाए और जहाँ बख्त हो जाए, तो उस सूरत में उन फ़ॉल्ट लाइन को उभारने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो हुँ। उसमें इंटरनल पॉलिटिक्स का तो ये उस पे असर हो सकता है, और यही जो उनके ईरान के मुखालिफ दुनिया है, वो इसी ख्वाहिश की मुतमन्नी है कि वहाँ ऐसी खुद ब खुद इंटरनल फ़ॉल्ट लाइन आए कि जो पिलर्जी है या जो कंज़र्वेटिव का कंट्रोल है, वो हुँ। ख़त्म हो जाए, और उनकी बात सुनने के लिए, यानी बाहर के जुमेल साहब, वो इंटरनल ममालिक। पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो ईरानी सदर जो हैं इब्राहिम रईसी, ये तो जाँ बहक हुए हैं। इनके साथ और बड़े अहम ओहदेदार भी शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी के तर्जुमान भी इसी में मौजूद थे, अली हाशिम, वो भी जाँ बहक हुए हैं, और मशरक़ी अज़रबैजान के 9 गवर्नर भी। अफ़राद, जी, 9 अफ़राद हैं, जी। जिसमें फ़ॉरेन से 3 मिनिस्टर के बड़े बारे में भी कहा करीबी जा रहा हैं। है। फ़ॉरेन मिनिस्टर जी, के बारे में कहा जा रहा है। तो ये सारी सूरत फ़ॉरेन हाल में मिनिस्टर तो भी, जी, जी। जी, जी, फ़ॉरेन मिनिस्टर ज़ाहिर है कि किसी मुल्क का फ़ॉरेन मिनिस्टर, और ये फ़ॉरेन मिनिस्टर भी अगेन ही वाज़ अल्ट्रा कंज़र्वेटिव थे, और लेकिन बहुत काबिल आदमी थे। तो जी। उस लिहाज से, जैसे कि पहले रूहुल्लाह साहब थे, वो मॉडरेट कहलाते थे, और उसी तरीके से जवाद जो फ़ॉरेन मिनिस्टर थे, वो इस लिहाज से थोड़े-से मॉडरेट थे। लेकिन अब अल्ट्रा कंज़र्वेटिव की ये पूरी जो 2 की एक टीम थी, तो ज़ाहिर है सुप्रीम लीडर को अब ऐसा शख्स तलाश करना होगा, जिसकी कि इस वक़्त ईरान में तबके चल रहे हैं, कि इतना पावरफुल आदमी उनको ढूँढना मुश्किल होगा। मुश्किल है। और जब मुश्किल होगा, तो ऐसी सूरत में ईरान के इंटरनल मामलात, जिसके कि लोग तमन्ना रखते हैं, दुनिया के वो लोग जो ईरान के मुखालिफ हैं या दुश्मन हैं, वो तमन्ना रखते हैं कि इंटरनली कोई ऐसे मामलात बढ़ें या फूट पड़े, जिससे कि ईरान कमज़ोर हो। ईरान को पहले ही सैंक्शन लगा के देख लिया, बाकी चीज़ें। असल चीज़ वही JCPOA जो है, यानी कि न्यूक्लियर डील, वही खटक रही है कि जब न्यूक्लियर डील से ट्रंप निकल गए, अमेरिका जी। निकल गया, तो ईरान को एक लीगल जवाब मिल गया। लीगल से मुराद ये है कि एक मंतकी जवाब मिल गया कि वो अपनी एनरिचमेंट को बढ़ा ले, और अब उनकी एनरिचमेंट रिपोर्ट जमील जो अहमद खान साहब, रिपोर्टेड। सर माज़रत का वक्त की किल्लत है, जाते-जाते अगर आप वन लाइनर जवाब दे सकें कि इस सारी सूरत हाल के बाद आपको लगता है कि
फ़लस्तीनियों की जो इस वक्त एक जिदोजहद जारी है, जो वो कोशिश कर रहे हैं अपनी हक़ खुद इरादत के लिए, वाहिद इरानियन इस्लामी जो ब्लॉक देखते हैं उसमें एक मुल्क नज़र आ रहा था कि जो बढ़ चढ़ कर आगे फ़ॉर फ्रंट में नज़र आ रहा था। तो अब पैलेस्टीनियन कॉज़ को आप कहाँ देखते हैं? जी हाँ, ईरान अपने मसले में फँस और उलझ गया है, तो इसलिए वो मामला थोड़ा-सा मध्यम नज़र आता है ईरान की तरफ से। हालाँकि उनका एक अपना निज़ाम है, उसके तहत तो वो चलता रहेगा, लेकिन ये थोड़ी-सी इसमें मध्यम-सी बात नज़र आ रही है कि आइंदा आने वाले दिनों में और बदकिस्मती से फ़लस्तीनियों पर वो ज़ुल्म और बर्बरियत का सिलसिला रुकता नज़र नहीं आ रहा है और ये मैं कई प्रोग्रामों में इसका तज़किरा कर चुका हूँ। तो ईरान बिल्कुल की ऐसे है। में कि इस ताकतवर शख्स के जाने के बाद जी। थोड़ी-सी मध्यम हो बिल्कुल जी, जाएगा, एक जो अफ़सोसनाक खबर सपोर्ट है, आता है। ईरानियन सदर इब्राहिम राइसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए हैं। तज्ज़िया दे रहे थे डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, पाकिस्तान को आपने वक़्त दिया।